हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 6.1 के इस भाग में प्रश्न संख्या 6 से लेकर 17 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर से करिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और कमेंट्स करना भूल जाते हैं। तो चलिए छठवां प्रश्न देख लेते हैं। यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक चित्र खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समविभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। अब प्रतिवर्ती कोण किसे कहा जाता है मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वहां पर मैंने बताया हुआ है कि प्रतिवर्ती कोण किसे कहा जाता है, न्यून कोण किसे कहा जाता है इत्यादि। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है उसे सबसे पहले नोट कर लेते हैं हम। तो यहाँ दिया है कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश तथा एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है और ज्ञात करना है हमें कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान। अब जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि दी हुई सूचना से एक चित्र खींचे, तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी बहुत आसानी होगी। तो कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है, न्यून कोण है अर्थात 90 डिग्री से कम बनेगा। तो अंदाजे से हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। अब ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। यहाँ जो कोण बन रहा है वो 64 डिग्री का है। फिर आगे कह रहा है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो चलिए एक्स वाई को आगे तक बढ़ा लेते हैं और इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। ठीक, तो यहाँ एक सरल रेखा हो गई। यहाँ अगर इन कोणों का योग करूंगा मैं तो कितना आना चाहिए, 180 अंश। तो एक चीज़ ये मिल गई हमें। फिर आगे भी कह रहा है कि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समविभाजित करता है। तो एक किरण हम वाई से लेकर क्यू तक खींच लेते हैं जो जेड वाई पी को समविभाजित कर रहा है, अर्थात कोण जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी। यहाँ दो चीजें हमें मिल गई, क्या कि एक्स वाई पी बराबर 180 अंश और जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी। तो इन दोनों को हम नोट करेंगे। उसके पहले समझ लेते हैं कि ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात करना है पहले तो कोण एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू ज्ञात करने के लिए एक्स वाई जेड तो दिया हुआ है। अगर किसी प्रकार से मैं जेड वाई क्यू ज्ञात कर लूँ तो एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू को ऐड करने पे पूरा कोण मिल जाएगा जो कि होगा एक्स वाई क्यू, है ना। फिर आगे बोल रहा है कि प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ये कोण तो है कोण क्यू वाई पी, इसके अलावा जो भी बचता है वो पूरा क्या है, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी है। तो इनका अगर योग करूंगा तो 360 अंश आएगा। तो किसी प्रकार से अगर मैं कोण क्यू वाई पी ज्ञात कर लूं और 360 में से घटा दूं तो मुझे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए पहले जो यहां से मिला हुआ है उसे नोट कर लेते हैं हम। मिला है पी बाई एक्स, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। तब कोण पी बाई एक्स या एक्स बाई पी बराबर 180 अंश। और मिला है और किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समविभाजित करती है, इसीलिए कोण जेड बाई क्यू बराबर कोण जेड बाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी। तो दो चीजें प्राप्त हो गई। अब हम आगे जो सॉल्व करेंगे, इन तीनों कोणों का अगर योग करूं, कोण एक्स वाई जेड और फिर जेड वाई क्यू और कोण क्यू वाई पी बराबर कितना मिलेगा, 180 अंश। रैखिक युग्म अभिगृहित से ना, जब भी किसी सरल रेखा में चाहे जितने कोण बने हों तो उन सबका योग कितना आता है, हमेशा 180 अंश आता है। तो इसी की सहायता से हम इसे हल करेंगे। तो तीनों कोणों का यहाँ पर योग करेंगे तो कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर 180 अंश, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है।
कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड बाई क्यू और क्यू बाई पी को जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा 180 अंश। और एक इससे होता है रैखिक युग्म अभिगृहित से होता है, या यहाँ ये भी लिख सकते हैं पी बाई एक्स एक सरल रेखा है रैखिक युग्म अभिगृहित से, अर्थात लीनियर पेयर। सारे कोणों को जोड़ने पे सरल रेखा पर कितना आएगा, हमेशा 180 अंश। अभिगृहित किसे कहा जाता है, ये मैंने राजीव प्रकाशन के इसी मतलब प्रकाशन के 5.1 में बताया हुआ है। आप अगर यूक्लिड का जो अभिगृहित पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स है तो वो बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा। अब यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड की जगह या तो क्यू वाई पी लिख लूँ या तो क्यू वाई पी की जगह जेड वाई क्यू लिख लूँ, ठीक है, यही करते हैं। तो एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू, फिर क्यू वाई पी की जगह जेड वाई क्यू ही लिख लेता हूँ, तो जेड वाई क्यू को 2 बार लिख रही हूँ 180 अंश, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री दिया है और ये 2 बार है तो 2 कोण जेड वाई क्यू हो जाएगा, ऐड करूँगा तो बराबर 180। 64 को इधर भेज लेते हैं, तो 2 कोण जेड बाई क्यू बराबर 180 माइनस 64। अब फिर घटाएंगे तो 2 कोण जेड बाई क्यू बराबर 116 आ जाएगा। फिर कोण जेड बाई क्यू बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से 2 को इधर भेज देंगे तो 116/2, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 58 टाइम। तो अब यहाँ पर कोण जेड बाई क्यू तो हमें पता चल गया, अब ये किसके बराबर है, क्यू वाई पी के बराबर है। तो कोण जेड बाई क्यू बराबर क्यू वाई पी बराबर कितना मिल गया, 58 ना। तो दोनों को बराबर करके मैं लिख सकता हूँ, तो दोनों के मान हमें ज्ञात हो गए यहाँ से। तो अब ज्ञात क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू जो है वो 2 भागों में बटा है, एक तो एक्स वाई जेड और फिर जेड वाई क्यू के रूप में। तो यहाँ हमने 64 ज्ञात कर लिया और जेड वाई क्यू को अभी ज्ञात किया 58 है, तो दोनों का योग कर लेंगे तो हमें आसानी से एक्स वाई क्यू पता चल जाएगा। तो अब कोण एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू। अब ये हमें पता है कितना है, 64 है, और जेड वाई क्यू को अभी ज्ञात किया कितना है, 58 है। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से दोनों का योग करेंगे तो 122 अंश मिल जाएगा। तो ये ज्ञात हो गया। अब हमें अगला ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम ये कोण ज्ञात करना था क्यू वाई पी को। तो क्यू वाई पी अभी हमने ज्ञात किया 58 है, अगर 360 में से क्यू वाई पी को निकाल दो तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बचेगा, ठीक। तो यही करना है हमें, तथा कोण क्यू वाई पी प्लस प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 अंश। जब भी हम यहाँ पर एक चक्कर पूरा घूम जाएंगे ये पूरा 360 अंश का बनेगा, तो इसमें से अगर क्यू वाई पी को मैं निकाल दूँ तो बाकी का जो बचेगा वो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बचेगा। इसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ ये ज्ञात है हमें 58 है प्लस प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360, इसे इधर भेज देंगे तो -58। तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर हमें मिलेगा 360 में से अगर 58 निकालो तो 302 अंश। तो दोनों मान हमें ज्ञात हो गए, एक तो एक्स वाई क्यू ज्ञात करना था यहाँ से मिल गया, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी ज्ञात करना था वो 302 डिग्री मिल गया यहाँ से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 7वां प्रश्न है, निम्न आकृतियों में कौन से प्रकार के कोण निर्मित हैं। तो यहाँ चित्र देखकर हमें बताना है कि ये कौन सा कोण बना रहा है। तो यहाँ कोण ए ओ बी जो है वो 90 अंश से ज़्यादा है और 180 अंश से कम है। तो 90 अंश और 180 अंश के बीच में जो आता है उसे क्या कहते हैं हम, अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। और फिर यहाँ लंब है ना, तो ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर। तो 90 अंश एग्जैक्ट जब होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, समकोण या फिर राइट एंगल। अब इसके बारे में विस्तार से मैंने प्रश्नावली
इसी के प्रश्नावली के फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एकदम स्ट्रेट लाइन है अर्थात सीधी रेखा है, तो इस पे जो कोण बनेगा एफ ओ ई वो 180 अंश का बनेगा। तो 180 अंश एग्जैक्ट है, तो इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, ऋजु कोण, और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगर इसे आगे बढ़ा दूं मैं तो ये 180 होगा, तो 180 के नीचे जा रहा है अर्थात ये 180 और 360 के बीच में है। तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण, या फिर इसे बृहद कोण भी कह सकते हैं, प्रतिवर्ती या बृहद कोण, और इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और फिर यहाँ एच ओ जी जो है वो न्यून कोण बना रहा है, कैसे, 90 डिग्री से कम है, तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण या अक्यूट एंगल। और फिर यहाँ इस रेखा पर ये पूरा कोण घूम जा रहा है, तो ये कितने का बना रहा है, 360 अर्थात संपूर्ण कोण बना रहा है। तो जब भी 360 डिग्री होता है तो वो संपूर्ण कोण कहलाता है, सॉरी संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। तो अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आठवां प्रश्न है, कौन से कोण का मान 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम होता है। तो अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम वाले कोण को हम प्रतिवर्ती या बृहद कोण कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम कोण को प्रतिवर्ती या बृहद कोण कहते हैं। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 9वां प्रश्न है, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं तब वे किस प्रकार के कोण होंगे। पूरक कोण ऐसे कोण कहलाते हैं जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो फिर पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण लेकर हम समझ लेते हैं, जैसे कि 60 + 30 कर रहा हूँ तो 90 आ रहा है, तो ये 60 और 30 क्या होगा, एक दूसरे के पूरक होंगे। अब यहाँ जो 60 है वो भी 90 से कम है और जो 30 है वो भी 90 से कम है। जो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में आता है वो क्या होता है, न्यून कोण कहलाता है। तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, न्यून कोण ही होंगे, क्योंकि इनका योग करने पर ही तो 90 प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों कोण हमेशा क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, न्यून कोण। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 10वां प्रश्न है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि उसके पूरक कोण से 24 अधिक है। तो यहाँ जब भी हम मानेंगे, वह कोण मान लिया कि x है, तो उसका पूरक कोण हमेशा हम मानेंगे 90 - x। इसी प्रकार आगे संपूरक कोण वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ भी अगर कोण को हम x मानेंगे तो उसका संपूरक कोण हमेशा 180 - x होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए इसे हल करते हैं। माना वह कोण x है, तब पूरक कोण बराबर हो जाएगा 90 - x। ठीक, अब प्रश्नानुसार देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि उसके पूरक कोण से 24 अधिक है, अर्थात x जो है वो 90 - x से 24 अधिक है। तो मैं लिख लेता हूँ x = 90 - x, ये लिख लिया। अब मुझे 24 को रखना कहाँ है ये डिसाइड करेंगे, तभी ये समीकरण जो है बैलेंस हो पाएगा। तो x अगर 90 - x से 24 अधिक है तो इसे बैलेंस करने के लिए 24 कहाँ रखूंगा, मैं इधर रखूंगा। ये मान लीजिए तराजू के जो दो पलड़े हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बराबर वजन रखूंगा तभी जाके तो ये बैलेंस हो पाएगा। तो 24 को यहाँ रखूंगा तो ये बराबर हो जाएंगे ना,
अब इसे हल कर लेंगे और x का मान प्राप्त कर लेंगे। यहाँ हमसे x का ही मान पूछ रहा है, सिर्फ कोण का मान पूछ रहा है, हमें पूरक कोण नहीं निकालना है। चाहे तो हम निकाल भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 24, यही है। तो 90 में 24 जुड़ जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो x माइनस एक्स इधर आके प्लस x हो गया, इज इक्वल टू 90 और 24 को ऐड करेंगे तो 114 आ जाएगा। तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 114 हो गया और x इज इक्वल टू 114 अपॉन 2। इसे डिवाइड करेंगे तो ये 57 टाइम जाएगा, तो x इज इक्वल टू 57 प्राप्त हो गया। तो वह कोण क्या है, 57 डिग्री है। अगर पूरक कोण भी पूछा होता तो 90 माइनस एक्स करके निकाल लेते, 33 आ जाता, लेकिन पूछा ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो संपूरक कोण 3:2 के अनुपात में है तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। अब जब भी यहाँ अनुपात में दिया होता है तो हम उसे एक ही चर राशियों में मान लेते हैं, दोनों अनुपातों को, और उसके बाद हम मान ज्ञात कर लेते हैं आसानी से। यही करेंगे यहाँ पर। माना दो संपूरक कोण क्रमशः, अब यहाँ 3 दिया है तो चलिए 3x मान लेते हैं और यहाँ 2x मान लेते हैं। ठीक है, एक ही वेरिएबल में माना है, अर्थात एक ही चर में माना है। ठीक, अब हमें पता है कि संपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। सॉरी, बताया नहीं है तो फिर से बता रहा हूँ। संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग करने पर 180 अंश आ जाए तो उसे संपूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ तो 3x प्लस 2x करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ 3 और 2 जुड़ के सेम वेरिएबल है, तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5। 5 से डिवाइड करेंगे इससे, तो 5 1 सा 5 3 सा 15 और 5 6 सा 30, तो x इज इक्वल टू 36 मिल गया। तो वह कोण क्या है जो 3:2 के अनुपात में है, तो 3 पहला माना था हमने 3x, तो 3 इंटू 36 या 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 36, 3 का 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108। और फिर दूसरा जो था वो क्या था, 2x था, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 36। 36 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 72। तो दोनों कोण के मान हमें प्राप्त हो गए, 108 और 72। अब इनका योग करेंगे तो 180 आएगा, है ना। तो इसका भी उत्तर प्राप्त हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 12वां प्रश्न है, किसी समकोण के 3/5वें भाग का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ प्रश्न देखिए क्या दिया है कि किसी समकोण के 3/5वें भाग, समकोण क्या होता है, 90 डिग्री ना, तो उसका 3/5वां भाग करेंगे, उसके बाद जो आंसर मिलेगा उसका संपूरक कोण निकालेंगे, अर्थात 180 में से उसे माइनस कर देंगे तो हमें संपूरक कोण मिल जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। प्रश्नानुसार समकोण का 3/5वां भाग बराबर क्या लिख सकते हैं इसे, 90 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 90 का अगर 3/5 निकालेंगे तो गुणा करके ही निकालेंगे, है ना। तो 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार कट जाएगा, और 18 3 54, तो 54 वो एक कोण मिल गया। अब अगला जो होगा ना, संपूरक कोण क्या हो जाएगा, संपूरक कोण जैसा कि मैंने बताया था, कोण का क्या होता है, अगर एक कोण x लिया है तो अगला क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो यहाँ पर x क्या है 54 है, संपूरक कोण 180 माइनस 54 कर देंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 126। तो यह इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 13वां प्रश्न है, एक कोण की माप ज्ञात कीजिए यदि उसके पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के दुगने से 12 डिग्री कम हो। तो यहाँ पूरक कोण और संपूरक कोण और वो कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कोण को x मान लेते हैं, उसके बाद पूरक कोण निकालेंगे तो 90 माइनस एक्स मिल जाएगा, और संपूरक कोण जो है वो 180 माइनस एक्स मिल जाएगा। तो इसी की सहायता से हम समीकरण बनाकर x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। माना वह कोण x है, तब पूरक कोण
बराबर 90 माइनस एक्स हो जाएगा और संपूरक कोण बराबर 180 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। अब हमें समीकरण बनाना है, तो प्रश्नानुसार हम समीकरण बना लेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि उसके पूरक कोण का 6 गुना, अर्थात पूरक कोण का 6 गुना कर लेते हैं। 6 से अगर 90 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 गुना हो जाएगा। अभी बराबर करके बैलेंस करेंगे बाद में, पहले हम समीकरण बना लेते हैं। उसके संपूरक कोण के दुगुने से, अर्थात संपूरक कोण का दुगुना करना है मुझे, तो 2 का मल्टीप्लाई 180 माइनस एक्स से कर लिया तो दुगुना हो गया। अब फिर बोल रहा है दुगुने से 12 कम, अर्थात ये जो है 6 गुना वो इससे 12 कम है, तो मुझे 12 कम किस में करना है, इसमें करना है, तभी जाके बैलेंस बन पाएगा, है ना। ये 12 ज़्यादा था तो इसे कम कर दिया, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब हो गए तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई 90 से भी होगा और 6 का मल्टीप्लाई एक्स से भी होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई अगर 90 से करेंगे तो ये 540 आ जाएगा। फिर 6 का अगर एक्स में किया तो माइनस 6x इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 180 से करेंगे तो 360, फिर 2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस 12। अब जो चर राशियाँ उन्हें एक साइड रखते हैं और अचर राशियों को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो माइनस 6x यहाँ पर पहले से है, माइनस 2x इधर आके प्लस 2x में हो जाएगा, और 360 पहले से है, माइनस 12 पहले से है, 540 इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ माइनस 540 हो गया। अब माइनस माइनस वाले दो नंबर हैं तो जुड़ जाएंगे, और ये यहाँ पर घटेगा, लेकिन माइनस बड़े अंक के साथ है इसलिए माइनस 4x यहाँ बचेगा इज इक्वल टू, ये दोनों जुड़ेंगे तो 360 माइनस 552 मिल जाएगा। सॉरी 360 है, यहाँ पर 360 माइनस 552 मिल गया। अब फिर माइनस 4x इज इक्वल टू 360 में से अगर माइनस 552 को घटाएंगे तो माइनस बड़े अंक के साथ है, इसलिए जो भी आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस 192। दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू मिलेगा हमें 192/4। डिवाइड करेंगे तो ये 4 चौक 16, 4 8 32, 48 बार कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 48 डिग्री। तो ये क्या है, वह कोण क्या प्राप्त हो गया हमें, 48 डिग्री। तो यही फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न है, दी गई चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए ए बी और सी डी जो है वो O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो कुछ शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे और स्ट्रेट लाइन तो है ही है, तो सी डी जो है वो भी सरल रेखा है और ए बी जो है वो भी सरल रेखा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि किसका पहले मान प्राप्त कर सकते हैं। चित्र में देखकर पता चल रहा है कि यहाँ 84, 75 और y को जोड़ दूं मैं तो 180 अंश बनेगा नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ से मैं y का मान आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ। अगर 84 प्लस 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 रख रहा हूँ, तो 84 और 75 जोड़कर उधर चले जाएंगे, 180 से घट जाएंगे तो y का मान मिल जाएगा, और यहाँ 75 प्लस वाई कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा, और z तो सीधे सीधे दिख रहा है। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, सामने आमने सामने, ये पूरा और ये पूरा शीर्षाभिमुख है। तो यहाँ से पहले y का मान प्राप्त किया, फिर x का मान प्राप्त हो जाएगा इसी की सहायता से, और z बराबर 84 क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, तो चलिए ऐसे ही हम इसे हल करते हैं। जो दिया है पहले उसे नोट कर लेते हैं। ए बी और सी डी परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और AOB और तथा COD, ये रेखा दोनों क्या है, सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब इन पे 180 अंश का कोण बनेगा एक साइड, है ना। तब हम लिख सकते हैं 84 प्लस, या यहाँ कोण ऐसे भी लिख सकते थे COA एक बार, फिर AOE एक बार। चलिए वैसे ही लिखते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। तब कोण
ओ ए प्लस कोण ए ओ ई प्लस कोण ई ओ डी, ई ओ डी बराबर 180 अंश। ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, सी ओ डी, सरल रेखा बना रहे हैं। तो ये हम लिख सकते हैं रैखिक युग्म अभिगृहीत से। अब अभिगृहीत किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने सेम राजीव प्रकाशन के चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 में बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। अभिगृहीत से, अभिगृहीत सही से लिख लेता हूँ। अभिगृहीत से तो सी ओ ए कितना दिया है, 84 दिया है। तो 84 प्लस ए ओ ई दिया है 75 प्लस वाई, ई ओ डी जो है वो वाई है ना, बराबर 180। तो 84 और 75 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 159 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 180 माइनस 159। तो y इज इक्वल टू 180 में से 159 को घटाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा 21। अच्छा, y बराबर 21 मिल गया। अब 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब अगला ऐसे ही निकालेंगे हम, और 2x इज इक्वल टू 75 प्लस वाई, ये है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो 2x इज इक्वल टू 75 प्लस 21, y बराबर 21 हमने ज्ञात किया। तो 2x इज इक्वल टू होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 96 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 96/2, 2 से डिवाइड करेंगे इससे तो ये चला जाएगा 48 टाइम। तो x इज इक्वल टू मिल गया 48। तो और एक और याद करना है, वो सीधे सीधे देख के पता चल रहा है कि z इज इक्वल टू 84, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। और तथा z इज इक्वल टू 84 डिग्री। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो सारे कोण आसानी से ज्ञात हो गए। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 15वां प्रश्न है, दी गई चित्र में ए बी सी डी तथा पी क्यू तीन रेखाएं बिंदु ओ पर संगामी है। संगामी मतलब संगम हो रहा है इनका, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यदि कोण ए ओ पी 5y और कोण क्यू ओ डी इज इक्वल टू 2y तथा कोण बी ओ सी इज इक्वल टू 5y, तब y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। जब संगामी हो रहे हैं अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदुओं पर तीनों रेखाएं, तो यहाँ पर एक तरफ का 180 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ अगर तीनों को जोड़ूं मैं तो 180 अंश का कोण बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये मिसिंग है, एओडी जो है वो मिसिंग है ना। इसे कैसे प्राप्त करेंगे? अब एओडी किसके बराबर हो जाएगा? सीओडी के, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये यहाँ पर 5y लिख सकता हूँ। तो 5y प्लस 5y प्लस 2y करूँगा तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो सिंपली ऐसे ही y का मान हम प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं। दिया है ए बी कॉमा सी डी और पी क्यू रेखाएं बिंदु ओ पर संगामी। यहाँ ए बी कॉमा सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। हमें सिर्फ ए बी और सी डी से ही काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये कोण बराबर ये कोण आना चाहिए। तो फिर इसलिए ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करते हैं और पी ओ क्यू क्या है? सरल रेखा है, अर्थात 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। सरल रेखा है। तब कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी, ये कितना होगा? ये किस लिए होगा? शीर्षाभिमुख कोण है ना।
चाहे तो आप सीधे लिख सकते थे, लेकिन एक ही मान दिया यहाँ पर 5y, तो इसलिए इसे लिखा। तो ये कितना दिया है 5y, तो ए ओ डी बराबर भी कितना हो जाएगा, कोण ए ओ डी बराबर 5y। यहाँ से ये मिल गया। अब पी ओ क्यू जो है वो सरल रेखा है, इसलिए चलिए अगले पेज पे हल करते हैं। और यहाँ हम बारी बारी से मान रखेंगे। पी एंगल पी ओ ए, फिर एंगल ए ओ डी, और फिर एंगल डी ओ क्यू। तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि पी ये लिख सकते हैं हम रैखिक युग्म अभिगृहित से। एक तरफ का एंगल जो भी बनता है, चाहे जितने भागों में बटा हो, जब भी एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, एक साइड में 180 डिग्री का, रैखिक युग्म अभिगृहित से। गृहित से। तो यहाँ पी ओ ए जो दिया है वो 5y है, प्लस ए ओ डी हमने ज्ञात किया है 5y, प्लस ये दिया है 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5y 10 और 2 12, तो 12y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 अपॉन 12। तो ये 12 कम 12 और 12 पंचे 60 कट गया। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 15 डिग्री। तो यही हमें ज्ञात करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 16वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्मों के कोणों के अर्धक समकोण बनाते हैं। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। फिगर की सहायता से मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा कि कैसे ये प्रूव हो सकता है, उसके बाद हम ऐसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले एक सरल रेखा लेते हैं। अब एक रेखाखंड ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि रैखिक युग्मों के कोणों के अर्धक, अर्थात यहाँ जो कोण बन रहा है और यहाँ जो कोण बन रहा है, इसका एक अर्धक ले लेना। अर्धक मतलब ये और ये कोण को बराबर भागों में बांट दे रहा है ये अर्धक, और इसी प्रकार से यहाँ ले लेना है, ठीक। अब यहाँ जो कोण पूरा बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, और यही हमें प्रूव करना है, ठीक। ये पूरा कोण जो बनेगा वो, हम इसका नाम ले लेते हैं ए बी ओ, और इसे ले लेते हैं चलिए सी डी और ई, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही सीधी रेखा लीजिए, कोई भी, मान लीजिए ऐसा ले लिया मैं, ठीक। तो इसका जो अर्धक मिलेगा वो इस प्रकार से होगा, और इसका जो अर्धक मिलेगा वो थोड़ा ऐसा होगा ना। तो यहाँ भी जो कोण मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, चांदे की सहायता से आप ड्रॉ करके और उसके बाद कोणों का नाप लेकर आप किसी भी प्रकार से बनाइए, ये जो अर्धक इनके बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे, 90 डिग्री के कोण ही बनाएंगे। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसे प्रूव करते हैं। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कोण सी ओ ई बराबर, कोण सी ओ ई बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब हम जानते हैं कि रैखिक युग्म के जो योग करेंगे तो कितना आता है, हमेशा 180 डिग्री। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। ए ओ डी और डी ओ बी को अगर जोड़ूं मैं तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि रैखिक युग्मों का योग वन 180 डिग्री होता है। तब कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ बी बराबर 180 अंश। अब दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, अगर दोनों पक्षों में मैं किसी भी संख्या से भाग, गुणा या जोड़ करूं तो दोनों पक्ष क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। तो यहाँ कोण ए ओ डी बटा 2 प्लस कोण डी ओ बी बटा 2 और 180 बटा 2। अब कोण ए ओ डी बटा 2 को मैं लिख सकता हूँ ए ओ डी का आधा। तो या तो मैं यहाँ पर सी ओ ए ले सकता हूँ या तो सी ओ डी ले सकता हूँ, है ना। कोई भी कोण ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों कोण तो बराबर है, क्योंकि इनका अर्धक जो है वो सी ओ है और यहाँ पर क्या है, डी ओ बी का अर्धक ओ ई है।
तो अब मेरा काम किससे बनेगा, सी ओ ई बराबर मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लूँगा, सी ओ डी लूँगा इधर वाला, और इधर के लिए क्या ले लूँगा, डी ओ ई ले लूँगा। तो ए ओ डी का आधा अगर मैं करूँ तो सी ओ डी यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो कोण सी ओ डी प्लस इसी प्रकार डी ओ बी का अगर आधा लूँ तो कोण डी ओ ई रख लूँगा, तो कोण डी ओ ई इज इक्वल टू यहाँ कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। अब कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ई को अगर जोड़ दूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कोण सी ओ ई लिख सकता हूँ, तो कोण सी ओ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो आप लोग प्रैक्टिकली भी करके देखिएगा, जो भी रैखिक युग्मों का चाहे जैसा आप लीजिए, ठीक है, ऐसा एक रैखिक युग्म ले लिया मैंने, और उसके बाद इसका एक अर्धक बना लीजिए, अर्थात बराबर बराबर भागों में बढ़ जाए, और इसका एक अर्धक ले लीजिए। यहाँ जो कोण मिलेगा वो हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल है, आप लोग कर बताइएगा मुझे कि इसका आपका जो उत्तर आएगा वो सही आएगा कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो आपकी आज का आखिरी प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, दी गई आकृति में ए बी कॉमा सी डी सरल रेखाएं तथा ओ पी कॉमा ओ क्यू क्रमशः कोण बी ओ डी तथा कोण ए ओ सी की अर्धक रेखाएं हैं, तब दर्शाइए कि किरण ओ पी तथा ओ क्यू समान रेखा पर स्थित है। यहाँ जो ओ पी और ओ क्यू है, इस कोण को और इस कोण को बराबर भागों में बांट दे रहे हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि OP और OQ जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है, अर्थात मैं ये भी कह सकता हूँ कि POQ या QOP स्ट्रेट लाइन है, अर्थात 180 अंश। अगर इसे मैं प्रूव कर दूं या इधर से प्रूव कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, OP और OQ एक ही रेखा पर स्थित है। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, ये जब अर्धक का काम कर रहा है OQ और OP, तो इस कोण को बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात AOQ बराबर COQ। इसी प्रकार यहाँ पर BOP बराबर DOP है ना, तो ये बराबर मिल रहा है, और यहाँ से ये एंगल और ये एंगल ये भी बराबर हो जाएगा, कोण AOD बराबर कोण COB। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसी की सहायता से इस पूरे को हम 360 बना लेंगे, पूरा चक्कर घूमेंगे तो 360 डिग्री बन जाएगा। वहीं से हम ऊपर या तो नीचे 180 डिग्री प्रूव करके POQ को सरल रेखा सिद्ध कर देंगे। तो इससे हमारा ये भी सिद्ध हो जाएगा कि OQ और OP जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले दर्शाना क्या है ये लिख लेते हैं, उसके बाद जो दिया है वो लिखेंगे। दर्शाना है OP और OQ एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है। या ये भी लिख सकते हैं POQ या QOP एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। ये हो गया। अब जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं। दिया है OP कॉमा OQ क्रमशः कोण BOD तथा कोण AOC की अर्धक रेखाएं हैं। ये दिया हुआ है, अर्धक रेखाएं हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण AOQ बराबर COQ, कोण AOQ बराबर कोण COQ, यहां तब लिख लीजिए। और इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं कि BOP बराबर DOP, कोण BOP बराबर कोण DOP। और ये भी लिख सकते हैं कि कोण AOD बराबर कोण COB। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तथा कोण AOD बराबर कोण COB। ये दोनों है शीर्षाभिमुख कोण। जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं किसी बिंदु पर, तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। इसके बारे में मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में भी बताया हुआ है। अब यहाँ से हम इन सबको अगर ऐड करें सारे कोणों को, तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि किसी बिंदु पर अगर किसी रेखा के किसी बिंदु पर हम पूरा चक्कर अगर घूम जाएं तो कितना बनाता है, 360 अंश का कोण बनाता है। तो इसी की सहायता से हम प्रूव कर लेंगे कि
पी ओ क्यू जो है एक सरल रेखा है और ओ पी और ओ क्यू एक ही रेखा पर स्थित है। तो अब सारे कोणों को जोड़ेंगे तो कोण ए ओ क्यू से शुरुआत करते हैं। ए ओ क्यू प्लस कोण सी ओ क्यू प्लस कोण बी ओ पी प्लस कोण डी ओ पी प्लस कोण ए ओ डी प्लस कोण सी ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ यही बन रहा है ए ओ क्यू फिर सी ओ क्यू फिर बी ओ पी फिर डी ओ पी फिर ए ओ डी और सी ओ बी। इन्हीं सारे कोणों को ले लिया और ये 360 डिग्री बन गया। अब यहाँ पर देखिए ये भी हमने देखा कि ए ओ क्यू बराबर सी ओ क्यू है और ए ओ डी बराबर सी ओ बी है, इसी प्रकार बी ओ पी बराबर डी ओ पी है। तो मैं इनकी जगह पर रिप्लेस करके लिख सकता हूँ। तो बारी बारी से चलिए ले लेते हैं। सी ओ क्यू की जगह ए ओ क्यू लिख लेता हूँ। तो कोण ए ओ क्यू प्लस कोण ए ओ क्यू फिर प्लस डी ओ पी। अब ऊपर के लाइन में हमें बनाना है, ऊपर की लाइन में बनाना है, इसलिए या नीचे के बनाएंगे तो ये वाला लेते सारे कोण बराबर कर लेते हैं। अब ऊपर के लाइन में ए ओ क्यू लिया है मैंने तो डी ओ पी लूंगा ना, जिससे कि यहाँ इस वाले को 180 अंश प्रूव कर लें। तो यहाँ ऐसे बी ओ पी को मैं लिख सकता हूँ डी ओ पी प्लस फिर डी ओ पी फिर प्लस यहाँ ए ओ डी ऊपर वाला ही ले रहा है प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ दो दो बार है तो दो एंगल ए ओ क्यू प्लस दो एंगल डी ओ पी प्लस यहाँ भी दो बार है तो दो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। दो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये होगा एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल डी ओ पी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। दो को इधर भेज दिया तो एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल डी ओ पी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 180 अंश हो जाएगा। अब चित्र में देखिए ए ओ क्यू ए ओ डी और डी ओ पी इन तीनों को मिला दो तो ये 180 अंश आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि पी ओ क्यू जो है वो सरल रेखा है, या हम बोल सकते हैं कि ओ पी और ओ क्यू क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है। अतः ओ पी तथा ओ क्यू एक ही रेखा पर स्थित है, रेखा पर स्थित है। तो ये प्रूव हो गया और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।